Hard times create strong men. Strong men creates good time. Good time creates weak men and weak men creates hard time. तो इस वक्त जो है हम लोग हार्ड टाइम्स में हैं। एक बहुत ही कठोर दौर से हम गुजर रहे हैं। आप लोग जानते हैं मैं किस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ और जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ। मैं रशिया और यूक्रेन वाले विषय पर मैं बात करने वाला हूँ। और एक और बात मैं आपको बता दूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप ये सिर्फ़ वीडियो ही देखें यूट्यूब पर, क्योंकि इसमें मैं ज़्यादा विजुअल्स डालने नहीं वाला। आप कानों में ईयरफ़ोन लगा के बस सुन लीजिए, क्योंकि ये बात है, ये एक पॉडकास्ट है। और मैं ऐसे पॉडकास्ट जो हैं, क्योंकि समय की कमी रहती है तो मैं ज़्यादा जो है वीडियोज़ बना नहीं पाता और एडिटिंग में काफ़ी टाइम लग जाता है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं कोशिश करूँ कि शॉर्ट वीडियो जो कि मैं डालता रहता हूँ यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप देख सकते हैं। और इस टाइप के पॉडकास्ट जो है जिनमें सीधे से बात करनी हो मेरी और आपके बीच में बातचीत बस। वही बातचीत जो है आज मैं आपके सामने पेश करने आ रहा हूँ। इसी को पॉडकास्ट कहते हैं। और आगे चल के शायद मैं कोशिश करूँगा कि ऑडियो भी उपलब्ध करवा दिया करूँगा। तो सब जानते हैं कि क्या हो रहा है रशिया यूक्रेन में। अभी तक तो बता दिया होगा, ध्रुव वगैरह ने, बड़े-बड़े विद्वान बैठे हैं। आज तक पे पूरे दिन आप खोल के बैठिए, इंडिया टीवी वगैरह सब खोल के बैठिए, सब पर यही चल रहा था। कल परसों तक यूपी इलेक्शन चल रहा था, आज रशिया यूक्रेन चल रहा है, चलना भी चाहिए। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारी लाइफ का, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और आप लोगों को क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये तो उन लोगों ने भी बता दिया होगा जो कल तक जो है इंडियन पॉलिटिक्स के, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के, यूपी पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट बने बैठे थे। आज वो अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट बने बैठे हैं, जैसे कि मैं। मेरा भी वही हाल है। तो मैं अभी तक स्टोरीज वगैरह पे जो डाल रहा हूँ, मैं रशिया का पोस्ट कर रहा हूँ, मैं व्हाट्सएप पे देखो रशिया का पोस्ट कर रहा हूँ। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैं लिंक जो है इंस्टाग्राम अकाउंट का अपना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बात वो नहीं है कि मैं किससे साथ दे रहा हूँ, मैं किसको अपोज कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं रशिया को अपोज नहीं कर रहा, मैं रशिया का साथ भी दे रहा हूँ। हमेशा रशिया की जो डोमेस्टिक पॉलिसीज, पुतिन की डोमेस्टिक पॉलिसीज है, उनका मैं साथ देता हूँ। मैं मतलब सपोर्ट करता हूँ। मैं, मेरे साथ देने से होगा क्या, मैं तो आम नागरिक हूँ जिसके पास मुश्किल से शायद से 330 के आसपास सब्सक्राइबर हैं, जिनमें से भी शायद 10-20 लोग ही सुनते होंगे। आप लोग भी सुन ही रहे हैं। आप उन्हीं 10-20 लोगों में से जो सुन रहे हैं, तो कोई बात नहीं। आप ही तक मेरी बात पहुँच जाए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरी बात पहुँचेगी, मुझे आप लोगों को विश्वास है कि आप लोग कानों में जो अपना वो यंत्र लगाकर आप ज़रूर मेरी बात को सुनेंगे। तो जो चर्चा को शुरू करते, ज़्यादा विजुअल्स नहीं, कोई एडिटिंग नहीं, बस सिंपल बात। अभी तक मुझे समझ में आया वो ये कि देखिए, रशिया एक स्ट्रॉन्ग स्टेट है, नो डाउट। पुतिन एक स्ट्रॉन्ग लीडर है, नो डाउट। यूक्रेन, पुतिन का भी बात सही है कि यूक्रेन एक आर्टिफिशियल क्रिएशन है। सो इज पाकिस्तान, सो इज कम्युनिस्ट चाइना। कम्युनिस्ट चाइना के इतिहास में एग्जिस्ट करता था, आज कम्युनिस्ट चाइना है। असली चाइना तो वो है ताइवान, और उस पर कब्जा करने का प्लान बनाया जा रहा है, उस पर भी आएंगे। यूक्रेन का आर्टिफिशियल क्रिएशन है, इसका मतलब ये है कि उनको रहने का अधिकार नहीं है, उनको स्टेटहुड का अधिकार नहीं है। अगर नहीं है वो बात अलग है, आपकी राय है, बिल्कुल राय हो सकती है। मेरी भी राय है, पाकिस्तान को रहने का अधिकार नहीं है, पाकिस्तान को स्टेटहुड का अधिकार नहीं है, हमें पाकिस्तान को मिटा देना चाहिए। लेकिन हमारी सरकारें अभी तक इतनी असमर्थ रही हैं कि परमाणु बम बनने से पहले हमने पाकिस्तान का विनाश नहीं किया। ये हमें बहुत, हम आगे चल के पछताने वाले हैं। उन्होंने 1980 के आसपास विनाश कर दिया था पाकिस्तान का, तो शायद आज जो है एक बड़ी दुविधा हमारे हृदय की, भारतवर्ष की एक बड़ी जो दुविधा है वो दूर हो गई होती। चलिए, वो दूर नहीं हुई, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने देखा है, चाहे द्वितीय विश्व युद्ध हो या फिर साम्यवादी एंड कम्युनिस्टों का जो वो है, एक तरीके से आक्रमण रवैया जो रहा है, ह्यूमन राइट वायलेशन जो रहे हैं, आप उसमें देखिए कि यूक्रेन के लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है संघर्ष किया है, बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। पिछले साल भी शायद से, पिछले साल की ही बात है, लाशों का पूरा ढेर मिला था यूक्रेन में। किसने मारा था उन लोग को? उन लोग को रशिया ने मारा था, उन लोग को सोवियत यूनियन ने मारा था, जिसको आज शायद रिवाइव करने की कोशिश करी जा रही है। और इतने सब के बावजूद उन लोग का मन नहीं है रहने का रशिया में, तो ये उनका अधिकार होना चाहिए, उनका मन होना चाहिए अलग रहने का। क्यों उन पे आक्रमण किया जा रहा है? क्यों उन्हें आर्टिफिशियल क्रिएशन करना जा रहा है? आप ही ने मारा था उन लोग को। आप कहने का आप डीनाज़िफ़िकेशन कर रहे हैं। डीनाज़िफ़िकेशन मतलब ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई है। अगर आप कौन से कम थे भाई? आपने कितने यूक्रेन के लोगों को मारा है। यूक्रेन को नियो नाज़ी स्टेट घोषित कर दिया रशियन प्रोपेगेंडा ने। नियो नाज़ी स्टेट घोषित कर दिया रशियन प्रोपेगेंडा ने। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स हैं, हर देश में होते हैं। रशिया के लोग कम हैं? जितने भी फार राइट ग्रुप्स बने हुए हैं दुनिया भर में, जितने भी फार राइट्स जो हैं, उनमें आप देखिए ग्रुपों में सबसे ज़्यादा रशियन बॉट्स पाए जाएँगे। वो इन्फ्लुएंस करते हैं। रशियन बॉट्स जो हैं इतने चालाक हैं, मैं इस पे भी आऊँगा। रशियन लोग लेफ्ट, वर्ल्ड वाइड लेफ्ट को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड राइट को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ये आग लगाई जा रही है पूरी दुनिया में। इस आग में से किसको फ़ायदा होगा, किसको नहीं होगा, नो वन नोज़।
अब जो है डिनाज़िफ़िकेशन की हम बात कर रहे थे, आप कौन से कमती थे यार? आप पोलैंड पे आक्रमण 2 देशों ने किया था, जर्मनी और रशिया ने। आप कम थे क्या? पोलैंड में आपने कम जुर्म ढाए थे, आपने यूक्रेन में कम जुर्म ढाए थे। क्या किया था आपने? आपने जुर्म ढाए थे, आपने यूक्रेन में लाशों के ढेर मिले, आपने जेनोसाइड किया यूक्रेन में। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, आपको यूक्रेन आपका है, यूक्रेन तो आर्टिफ़िशियल क्रिएशन है। चलिए, मान लेते हैं यूक्रेन आर्टिफ़िशियल क्रिएशन है, मगर फिर भी आपको कोई अधिकार तो नहीं हुआ। चलिए बात करते हैं रीजनल सोवरेनिटी की। आप कह रहे हैं कि कुछ रीजन्स जो हैं वहाँ के वो रशियन स्पीकिंग है, रशिया को बिलोंग करते हैं। रेफरेंडम करा लीजिए, आपने क्राइमिया पे रेफरेंडम कराया था। मैं पर्सनली कह रहा हूँ, जो क्राइमिया में रेफरेंडम करा के कब्जा किया था वो ठीक था, आप करवाइए रेफरेंडम। ये क्या तरीका था चारों तरफ से हमला करके? और फिर इसमें सबसे बड़ी गलती ना रशिया की है ना यूक्रेन की, इसमें सबसे बड़ी गलती है नेटो की। 2014 से पहले ये सारी समस्याएं नहीं थी। ये इतने नीच किस्म के लोग हैं ये नेटो और वेस्टर्न लोग, कि साथी को ही अकेला छोड़कर भाग जाते हैं। इसको किसको उन्होंने अकेला छोड़ के भागा? आप अफगानिस्तान का उदाहरण उठाकर देख लीजिए, आप वर्तमान में यूक्रेन का उदाहरण उठा के देख लीजिए, हाँ भविष्य में ताइवान का उदाहरण उठा के देख लीजिएगा क्या होगा। देखना, नेटो भगोड़ा है, अमेरिका भगोड़ा है, अपने साथियों को छोड़कर भागता है। 2014 में आंदोलन करवा दिया गया, एंटी रशियन प्रोटेस्ट यूक्रेन में, और एंटी रशियन सरकार वहाँ पे बैठा दी गई। कोई दिक्कत नहीं, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड थी, यानी कि लोग चाहते थे कि हमें ऐसी सरकार मिले। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं थोपा नहीं गया उन पर। इतने साल से कह रहे थे कि नेटो में आ जाओ, नेटो में आ जाओ, नेटो में आ जाओ, नेटो में लिया भी नहीं यूक्रेन को, खामखा उसे रशिया के सामने ला दिया। और अब देखिए अब क्या हो रहा है, अब रशिया उस पर आक्रमण कर रहा है। रशिया का कहना है कि वो, रशिया का भी कहना कोई गलत नहीं है। रशिया का मानना था कि नेटो इतना पास ना आए, सोवियत यूनियन टूटने के बाद से। आज देखिए आसपास के सभी देशों में नेटो मौजूद है, बेलारूस और यूक्रेन में को छोड़ के। बेलारूस रूस का जो है अलायंस है, अलाय है। यूक्रेन जो है न्यूट्रल था अब तक, लेकिन उस न्यूट्रलिटी को तोड़ने की कोशिश करी गई। एक अराजक तत्व है ये पश्चिमी देशों के, न्यूट्रलिटी को तोड़ने की कोशिश करी गई थी। और अब देखिए क्या हाल बन गया। इसमें ज़रा ये भी बात करते हैं कि इंडिया का क्या पक्ष होना चाहिए। ये तो हमने बात कर ली कि क्या मेरा क्या रवैया है। मैं ना रशिया को अपोज़ कर रहा हूँ ना मैं, लेकिन एक अच्छा नहीं लगता है ऐसा देख के, जो भी फुटेज वीडियोज़ आ रही हैं। एक रेस, अपने ही रेस के लोगों को ऐसे तरीके से मार रही है। मतलब इस युद्ध का कोई सेंस नहीं था। अच्छा खासा शांति इस इलाके में थी। नेटो पास आता जा रहा है वो बात सही है, लेकिन इतना फुल लार्ज स्केल इन्वेजन जो है, ये गलती थी। और शायद से ये गलती नहीं है, बहुत बड़ी साजिश है। ये होता है कि चेस में कुछ प्यालों को आगे फैलाया जा रहा है देखने के लिए कि सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा। पहला प्याला फेंका अफगानिस्तान में, सामने वाला कुछ नहीं कर पाया। दूसरा प्याला फेंका यूक्रेन में, सामने वाला कुछ नहीं कर पा रहा। तीसरा प्याला फेंकेंगे अब ताइवान में, सामने वाला कुछ नहीं कर पाएगा। अब ये हमारे पड़ोसी भिखारी हैं, वो भी गए हुए हैं उधर, सोच रहे हैं कि चौथा प्याला फेंकने वाले फिर वो होंगे कश्मीर पर। और देखते हैं यही यही भारत का जो है रवैया, इसमें क्या रहना चाहिए। मैंने पिछले वर्ष एक वीडियो बनाई थी, उसको आप जाकर देख सकते हैं। मैं नाम ध्यान नहीं आ रहा मेरे को वीडियो का क्या था। उसमें मैंने बताया था कि नया वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज हो रहा है, नेक्सस इमर्ज हो रहा है, और ये भारत के लिए खतरा है। मैंने कल परसों भी एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, डली भी हुई है मेरे यूट्यूब चैनल में, इंस्टाग्राम पर भी डली हुई है, क्रोनिकल टॉक्स पर जो है, जिस पेज का मैं स्पोक पर्सन हूँ, और उस पर डली हुई है। उसमें भी यही है कि क्या भारत का जो है रवैया रहना चाहिए रशिया का जो नया नेक्सस बन रहा है। नेक्सस क्या है? नेक्सस ये है कि रशिया, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तालिबान वाला, ईरान, सीरिया, ये सब देशों का एक नया नेक्सस बन रहा है एशिया में। ये भारत के लिए खतरा है, क्योंकि इनमें दो देश ऐसे हैं जो कि इट इज़ अ डायरेक्ट थ्रेट टू इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। इनसे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं चाहिए। ये नया जो एशियन एक्सिस बन रहा है, भारत के लिए खतरा है। रशिया इसमें साइड, इसके साइड में। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इंडिया को रशिया का अपोज करना चाहिए, मोदी जी को रशिया को अपोज करना चाहिए। बट धर्म संकट पता है कहाँ आता है? कि रूस भारत का सबसे पुराना जो है एलाय है। 71 में भारत की मदद करी, तमाम विषयों पर भारत की मदद करी। न्यूक्लियर पोखरण टेस्ट हुआ था तब भारत की मदद करी। यूक्रेन ने भारत को हमेशा अपोज किया, पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट में भारत को अपोज किया। तुम्हारे पाकिस्तान का हमेशा समर्थन किया, हमेशा जो है कश्मीर के इशू पे भारत का विरोध किया। तो इन मुद्दों पर जो है
ये यूक्रेन की गलत बात थी, और यूक्रेन भारत का कोई एलाय भी नहीं है, मुझे कोई लेना-देना भी नहीं। ना मेरे को कोई एज़ अ स्टेटहुड अगर मैं देखूँ, एज़ अ इंडियन पर्सपेक्टिव से मैं देखूँ, मुझे क्या लेना-देना यूक्रेन से? ना तो हमारे दोस्त हैं, ना वो हमारे दुश्मन हैं, हमेशा इंडिया का अगेंस्ट साइड लेते रहे, भुगतो, भुगतो। लेकिन बात यही है ना, वो कविता है, आज उसके लिए आए, हमें कोई मतलब नहीं था, फिर उसके लिए आए, हमें कोई मतलब नहीं था, फिर उसके लिए आए, हमें कोई मतलब नहीं था, कल को हमारे लिए आएँगे, फिर हमारे लिए कोई बचा नहीं होगा। कुल मिला के सभी जो इंटरनेशनल फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, उनका स्टेट्स इसी चीज़ को कैलकुलेट करने में रहना चाहिए इस वक़्त कि ये लोग हमारे लिए आएँगे कि नहीं आएँगे। जैसा मेरे को लग रहा है वो ये लोग ज़रूर आएँगे। विश्व युद्ध 2 में क्या हुआ था आप देखिए, सबसे पहले जापान ने एशिया को इन्वेड किया था। इटली ने अफ्रीका में इन्वेज़न किए थे। जर्मनी ने धीरे-धीरे करके लैंड्स वापस लेना शुरू किया था। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया लिया, चेज़ रिपब्लिक लिया, तब सारी चीज़ें पीसफुली हो रही थी। फिर अंत में जब जर्मनी ने पोलैंड लिया, तब सबको होश आया कि ये तो युद्ध की घंटी बज गई। तो वही मुझे लग रहा है, धीरे-धीरे करके आपका अफ़गानिस्तान हो गया, टिक उस पे लग गया, अगला टिक लगना यूक्रेन पे बाकी है। 1-2 दिन ही झेल पाएँगे ये। अभी जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, अब तक जो है राजधानी तक फ़ौज पहुँच गई है रूस की, और शायद से जब तक ये वीडियो डलेगी तब तक कब्ज़ा हो चुका होगा। और तीसरा ये कि ताइवान पर टिक लग जाएगा, इसके बाद चाइना के विमान मंडरा रहे हैं उसके ऊपर, ताइवान के ऊपर, और फिर चौथा टिक पता नहीं कहाँ होगा। अमेरिका तो इतना कमज़ोर हो चुका है, इतना मतलब मूर्ख वहाँ का राष्ट्रपति है, जो बाइडेन, मतलब कुछ नहीं कह सकते। डोनाल्ड ट्रंप होता तो ऐसा नहीं होता। डोनाल्ड ट्रंप के समय पर शांति बहार हुई थी पूरे विश्व में। शांति बहार हुई थी पूरे विश्व में। ऐसा इसलिए हुआ था, ऐसा इसलिए पॉसिबल था क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक अच्छा नेगोशिएटर था। भाई, उत्तर कोरिया के तानाशाह से जाकर उसने हाथ मिलाया। जो लोगों को डर सता रहा था कि जो परमाणु युद्ध होने वाला है, वो नहीं हुआ। उसने मिडिल ईस्ट में पीस लेकर आया। उसके ज़माने में युद्ध नहीं हुआ, सीरिया युद्ध रुक गया उसके ज़माने में, बगदादी मारा गया उसके बाद। वो अच्छा काम था, सराहनीय काम था। उसके बाद आप देखिए, इज़राइल और जितने भी मिडिल ईस्ट के देश हैं, उनमें पीस सेटलमेंट्स हो रहे थे। शायद डोनाल्ड ट्रंप अपना टर्म रिपीट करता तो शायद से इज़राइल और पैलेस्टीन के बीच में भी पीस हो जाता। डोनाल्ड ट्रंप वाज़ अ गुड नेगोशिएटर। युद्ध नेगोशिएशन से रोका जाता है। युद्ध सनकपने से नहीं रोका जाता। देखिए, युद्ध या तो उसकी वजह से होता है जो आदमी बिल्कुल कायर हो, जैसे कि बाइडेन, या उसकी वजह से होता है जो आदमी बिल्कुल जो है सनकी हो, जैसे कि पुतिन और शी जिनपिंग, चाइना का। युद्ध रोकने वाले कौन होते हैं? नेगोशिएटर, जो अच्छे नेगोशिएटर होते हैं। इनमें 2 नाम आते हैं, डोनाल्ड ट्रंप और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसा इसलिए आप कभी मोदी जी की स्पीच सुन के देखिएगा, कितने भी बड़े आप विरोधी हो, आप फैन हो जाओगे। इट्स अ कन्विंसिंग पावर, बातें बनाने में एक्सपर्ट हैं। बहुत कम लोगों को मैं जानता हूँ जिनके पास पब्लिक स्पीकिंग स्किल है। मैं खुद भी कोशिश करता हूँ, चाहता हूँ कि ऐसी स्किल मेरे पास आ जाए, ये जो डोनाल्ड ट्रंप और मोदी के पास ये जो स्किल है, कन्विंसिंग पावर की जो स्किल है। कन्विंस बहुत अच्छे से करते हैं, नेगोशिएटर हैं ये लोग। लेकिन अभी हम इस चीज़ पे बात नहीं करेंगे, अभी हम बात जिस चीज़ पे चल रही है कि आगे आने वाला समय कैसा होगा। तो वही कैलकुलेशन तो यही है कि आगे आने वाले समय में कुछ और इलाकों पर रशिया और चाइना एक साथ मिलकर कब्जा करेंगे। भाई, हाइपोथेटिकली, मैक्सिमम हाइपोथेसिस यही लिया जा सकता है। अभी तक इन लोगों ने टेस्ट कर लिया है कि अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा है, अमेरिका की लीडरशिप कमजोर पड़ी हुई है। 2014 में ही इस चीज के प्लांट सो दिए गए थे, मतलब क्या कहते हैं उसे, उसमें मैंने गलत शब्द का इस्तेमाल किया है, मतलब जो है बीज बो दिए गए थे। सो सो दिया तो कुछ नहीं होता। ट्रम्प आया, ट्रम्प के समय पर चीनें रुकी नहीं, ट्रम्प को तो उन्होंने रशियन एजेंट घोषित कर दिया। अब आते मेन मुद्दे पर, रशिया आखिर है क्या? रशिया वामपंथियों का भी फेवरेट देश है, रशिया दक्षिणपंथियों का भी फेवरेट देश है। तो ऐसा ऐसा क्यों है? अब देखिए, वामपंथियों की नज़र में रशिया खुद को ऐसा पेश करता है कि एंटी इंपीरियलिस्टिक, एंटी अमेरिकन, एंटी कैपिटलिस्ट कंट्री। रशिया इज अ वेरी एंटी कैपिटलिस्ट कंट्री इन द आइज ऑफ लेफ्टिस्ट। Russia is a very right winger country in the eyes of no us right wingers। हमें लगता है कि देखो, ये तो अमेरिका की डिजेनरेसी और लिबरल्स के खिलाफ, मतलब रशिया ने बड़ी चालाकी से किया। सब दुनिया में लिबरल ऑर्डर है, लिबरल्स का कब्जा है, तो वामपंथियों को बताया कि लिबरल्स कैपिटलिस्ट हैं, इंपीरियलिस्ट हैं, इनसे नफरत करिए, हम हराएंगे इन्हें, इन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को हम नष्ट करेंगे, हम विनाश करेंगे इनका। राइट विंगर्स को बताइए, देखिए डिजेनरेट हैं, ये लिबरल्स हैं, या कल्चर को बर्बाद कर रहे हैं, हम कल्चर को प्रिजर्व कर रहे हैं, हम स्ट्रॉन्ग स्टेटहुड, हम स्ट्रॉन्ग लीडरशिप प्रमोट करते हैं।
इसलिए राइट विंगर्स का भी सपोर्ट हुआ। ये काम किसने किया? ये काम किया रशियन बॉट्स ने। रशियन बॉट्स अमेरिका में फैले हुए थे, अमेरिकन पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर रहे रशियन बॉट्स 2016 से। इट इज़ व्हाट दे आर डूइंग। ये रशिया का काम है। रशिया ने दुनिया को डिवाइड कर दिया है। रशिया ने दुनिया में चिंगारी लगा के आग लग गई है। आप हैरान रह गए होंगे पिछले कुछ सालों से रेडिकलिज्म क्यों बढ़ रहा है इंटरनेट पे, लेफ्ट वर्सेस राइट इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है? इसके पीछे मात्र एक कारण है, वो है रशिया। मैं इसमें रशिया की बुराई भी नहीं करूँगा। पता है क्यों? वो रशिया जो कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है। रशिया अपना फ़ायदा पहुँचा रहा है। अगर एक देश के हिसाब से देखा जाए, गलत क्या है भाई? वो अपना फ़ायदा पहुँचा रहा है। उसमें हमारा नुकसान, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा नुकसान है, अमेरिका का नुकसान। इंडिया तो अब इस चीज़ से दूर है, छिला नहीं है इंडिया भी इस चीज़ से। लेकिन अब अब इससे प्रूव होती है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में एक थ्योरी होती है, थ्योरी ऑफ रियलिज़्म। जो है वो है। अपनी रक्षा स्वयं करो। और ये दुनिया जो है ईगोइस्टिक है, एनार्किकल है। इसमें ऑर्डर बनाने के लिए अपने आप को ताकतवर बनाना पड़ता है और कुछ भी हो जाए सामने वाले को घुटने टिकवाने हैं और खुद को जितवाना है। भाई रशिया ने फार लेफ्ट और फार राइट दुनिया भर में प्लांट करके दुनिया भर को कमजोर कर दिया है। रशिया और चाइना ने मिलकर ये काम किया। अब दुनिया कमजोर पड़ी है तो ये लोग चाहे जो भी करें, इन लोगों का विजय होगा। यही तो रियलिस्ट थ्योरी है। मतलब किसी भी हद तक जाना है, किसी भी, कोई मोरल नहीं है, कोई मोरल नहीं है। अपने देश की सुरक्षा की जब बात आती है तो कोई मोरल नहीं है। ये इन्होंने किया है, बदला लिया है सोवियत यूनियन के गिरने का। अच्छा, चाइना को क्या फायदा चाहिए? देखिए, चाइना के तो अपने पुराने जो है इंपीरियलिस्टिक गोल्स हैं। जब से कम्युनिस्ट चाइना बना है, उसे कुछ ना कुछ हासिल करना है। उनके पुराने डॉक्यूमेंट्स में ये सब चीजें रिकॉर्डेड है, वो कर रहा है। वो उसी प्लान पे टिका हुआ है। बस एक नया साथी मिल गया है, रशिया, जो कि बदले की भावना में खुन्नस खाया बैठा है कि हमारे देश के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, हम कब खुन्नस खाएंगे? हमारे देश के भी टुकड़े टुकड़े किए गए थे। एक भाग हमारा पड़ोसी मुल्क को दे दिया गया, जो कि एक आर्टिफिशियल क्रिएशन थी। ब्रिटेन ने ऐसा क्यों किया? ब्रिटेन ने ऐसा इसलिए, क्योंकि पाकिस्तान एक वेस्टर्न अलायंस बना रहेगा और एशिया में जो है वेस्ट को एक अपना अलाय मिल जाएगा। और कुछ वर्षों पहले तक यही असलियत थी। अब देखिए, जब पाकिस्तान और भारत के बीच में जो सीमा विवाद हुआ था 2019 में, तो रशिया के विमान इस्तेमाल करके अमेरिका का लॉकहीड मार्टिन वाला जो विमान है वो गिराया गया था। तो इस बात का आप देख सकते हैं कि पुरानी जो अपनी हिस्टोरिकल वो है अलायंस, कि हम रशिया से विमान खरीदते थे, हथियार खरीदते थे, पाकिस्तान अमेरिका से खरीदता था। लेकिन इंडिया एक स्टेप आगे पहुंच चुका है। इंडिया अपनी सेल्फ इंडस्ट्री डेवलप कर रहा है। इंडिया इज डेवलपिंग डोमेस्टिक मिलिट्री वेपन्स। तो ये एक बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, क्योंकि अब हमारा डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। एक बार हमारी इज़राइल और रशिया जैसे देशों से डिपेंडेंसी खत्म हो जाए, उस दिन हम वाक़ई में विश्व शक्ति बन जाएँगे, क्योंकि हमें गुलामी नहीं काटनी पड़ेगी। हमें जो है वेस्टर्न लिबरल्स की गुलामी नहीं काटनी पड़ेगी और हमें सनकी लोगों की भी गुलामी नहीं काटनी पड़ेगी। रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान-वीरान इन सब की नहीं काटनी पड़ेगी। बस तेल की बात है, तेल की जुगाड़ जो है हमें करनी इस्लामिक देशों से पड़ेगी। वो जो भी है, अब इसमें मैं इतना बड़ा कोई डिप्लोमेट नहीं हूँ जिसमें मैं अपना कुछ शब्दावली प्रस्तुत कर सकूं। और यही मैं अपना इस पॉडकास्ट को समाप्त करता हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग मेरी बात को अच्छे से सुन रहे होंगे और कुछ लोग जो कि बिना विजुअल्स के अगर वीडियो देखना चाह रहे थे तो देख भी रहे होंगे। अच्छी बात है, आप लोग अगर वीडियो देख रहे थे तो धन्यवाद सभी को। और इस पॉडकास्ट को लाइक करना, इस पॉडकास्ट को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो बात है वो अधिकतर लोगों तक पहुँचे। ख़ास तौर पर कि कैसे रशिया जो है इन्फ्लुएंस कर रहा है बॉट्स के थ्रू पूरे समस्त विश्व को। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप नए-नए आए हैं और आपने ये पूरा बातचीत जो है ये इसको सुना है। बस यही मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद सभी को। मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना। मैं वहाँ पे अच्छे ओपिनियंस पोस्ट करता हूँ, जो कुछ लोगों को ऑफेंड करते हैं, कुछ लोगों को इंस्पायर करते हैं। और क्रॉनिकल टॉक्स जिसके लिए मैं काम करता हूँ, यूथ इन पॉलिटिक्स जिसके लिए मैं काम करता हूँ, मेरे इंस्टाग्राम पर जाके इन्हें भी फॉलो कर देना। बहुत अच्छे पेज हैं। एक एक जो है थोड़ा न्यूट्रल पेज है, यूथ इन पॉलिटिक्स बड़ा मज़ेदार पेज है। उसमें बड़े-बड़े बढ़िया-बढ़िया मीम्स मिलते हैं। काफ़ी सारे मीम्स मैं ही छाँट-छाँट के डालता हूँ। अलविदा दोस्तों, मिलते हैं अगले शॉर्ट वीडियो में या पॉडकास्ट में। जो भी बनाने का मन किया मैं बनाऊँगा। ज़्यादा सोच नहीं रहा मैं क्या बनाऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।